हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को टॉपर बैच में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का आज हम 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर के आज ये वन शॉट वीडियो है। पहली बात तो ये वन शॉट वीडियो है। आज इस चैप्टर के सभी हम वीबीआई जो टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं। उसको हम क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाएंगे। जिसमें क्या जो नियम है, डेरिवेशन है, पीवाईक्यू है, परिभाषाएं हैं, सब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। उन्हीं क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ज्यादा हम बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय अब कम बच गया है। लगभग 3 से 4 महीने का ही अब हमारे पास समय है। अब हमारे टॉपर बैच में आज हम 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं। जल्द ही हम सभी चैप्टर को करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जी। चलिए, तो संपूर्ण अध्याय के इस अध्याय के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक आता है, पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चुंबकत्व क्या होते हैं, इसका गुण लिखिए। देखिए, चुंबक कभी कभी कह देता है और कभी कभी ज्यादातर चुंबक ना कहकर कहेगा चुंबकत्व क्या है और इसका गुण लिखिए। देखिए, चुंबकत्व क्या होता है, इसका हम सिंपल सा अगर परिभाषा करना चाहें, देखिए चुंबक एक का है। अगर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूं, एक होता है चुंबक। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। एक है चुंबक और एक है चुंबकत्व, ठीक है ना। यही दो चीजें हमारे पास है। कभी कभी चुंबक का परिभाषा कहता है, कभी कभी चुंबकत्व का। मैं आपको बता दूं, चुंबक क्या है? चुंबक एक पदार्थ है, ठीक है ना। चुंबक एक पदार्थ है, जैसे ये एक पेन है, एक पदार्थ है। और चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व एक गुण है जी, गुण। और ये किसका गुण है? तो इस चुंबक का जो गुण होता है वही चुंबकत्व होता है। तो चुंबक के गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चुंबक का गुण कौन कौन सा होता है? तो चुंबक क्या करता है? जो लोहे वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। यही ना करता है जी। तो यही बात हम लिखेंगे कि चुंबकत्व क्या है? वह गुण है। यहां पे लिखा गया है चुंबकत्व का परिभाषा। तो हमने क्या लिखा है? किसी पदार्थ का वह गुण जो जिससे लोहे जैसी वस्तुओं को आकर्षित करता है, ठीक है ना, उसे चुंबकत्व कहलाते हैं। मतलब ये कहा गया किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह किसी लोहे जैसी वस्तुओं को आकर्षित करता है, खींचता है, उसे चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकत्व क्या है? एक गुण है। किसका गुण है? चुंबक का ही गुण है। तो चुंबक के गुण को भी हम चुंबकत्व कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। कोई अगर सिंपल सा कह दे चुंबकत्व क्या होता है, तो आप स्पष्ट रूप से ऐसे कह सकते हैं कि चुंबक के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वह किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी लोहे जैसे पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, वही गुण चुंबकत्व कहलाता है। बोल देंगे ना जी। अरे आप देखे हैं चुंबक को लोहे में चिपकते हुए, आपने देखा ही होगा। छोटे में जब हम छोटे थे तो इस तरीके से बहुत सारे खेल हमने खेला हुआ है। हम लोग क्या करते थे? एक धागे में बांधकर चुंबक को क्या करते थे? सड़क पर, मतलब छोटे में क्या क्या हमने किया है। कभी कभी सोचते हैं ना, बहुत मतलब कभी कभी सोचते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है सुनकर कि ऐसा भी हमने किया हुआ है। जो सड़क होती है, रोड होता है, तो रोड के साइड में आप देखे होंगे कि छोटी छोटी इकड़ियाँ होती हैं। तो हम क्या करते थे? हमारे दोस्त भी, जो हमारे भाई थे, छोटे छोटे या बड़े भाई भी थे, वो सभी धागे में बांधकर चुंबक को और उसको रोड के साइड हम लोग चलते थे। लगभग 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर ऐसे चलते जाएंगे तो पूरा चुंबक में छोटे छोटे लोहे के कण चिपक जाते थे। अब वही चिपक जाते थे, फिर हम निकालते थे, उससे खेलते थे, बहुत सारी चीजें थी। तो वही छोटे छोटे जो कण हैं वो क्या है? चुंबकीय पदार्थ हैं। समझ रहे हैं ना। तो चुंबक में चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? चिपकते हैं। जैसे लोहा क्या है? एक लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना।
चलिए, मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। 2 लाइन का डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। अगला हमसे कहा गया है इसका गुण लिखिए। गुण में ज्यादातर कहते हैं चुंबक के ध्रुवों का गुण लिखिए या चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक का गुण कहे या चुंबक के ध्रुवों का गुण कहे, यही लिखना है। सबसे पहली बात, अगर हम एक चुंबक बना दें, छड़ चुंबक, तो छड़ चुंबक कैसे होता है? ये एक छड़ चुंबक है जिसका ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, ठीक है ना। तो ये छड़ चुंबक है। तो ये मैं कह दूं कि हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल सही बात है, हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए, अगला हमारा आता है दूसरा, सामान्य ध्रुव एक दूसरे को दूर रखते हैं। मतलब सामान्य ध्रुव है ना, वो एक दूसरे से दूर करते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं कि अगर ये एक चुंबक है, इसका नॉर्थ और ये साउथ ध्रुव है, ठीक है ना। एक और यहाँ पे चुंबक है, इस चुंबक का ये साउथ ध्रुव है, ये नॉर्थ ध्रुव है। तो देखिए, जब ये दोनों चुंबक बहुत ही पास हैं, इसका भी साउथ ध्रुव है, इसका भी साउथ ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच एक बल लगेगा, अब वो बल प्रतिकर्षण बल होगा, और ये दोनों दूर हटेंगे। दूर हटनेंगे मतलब प्रतिकर्षण यहाँ पे होगा। क्यों प्रतिकर्षण होगा जी? क्योंकि ये दोनों समान ध्रुव हैं, एस और एस। आपने सुना होगा ना, प्लस प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, दूर हटाता है। वैसे ही समान ध्रुव हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, हटेंगे, ठीक है। चलिए, अगला हमारा तीसरा कह रहा है विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव, विपरीत ध्रुव का मतलब मान लेते हैं एक ये हमारा चुंबक है नॉर्थ और साउथ, एक और इसी प्रकार हमने एक और चुंबक ले लिया जिसका ध्रुव है नॉर्थ और साउथ। तो अब देखेंगे इसका साउथ ध्रुव, इसका नॉर्थ ध्रुव, दोनों विपरीत ध्रुव हैं, तो इनके बीच आकर्षण होगा, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो ये बातें हैं जी, आशा करता हूं समझ के होंगे। अगला हमारा आता है फोर्थ, चुंबक को तोड़ने पर हर टुकड़ा, मतलब सभी टुकड़े में 2 ध्रुव बन जाते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक चुंबक है, अब इस चुंबक को अगर हम तोड़ देते हैं तो तोड़ेंगे तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो अगर हम तोड़ते हैं तो ऐसा है कि ये एक हिस्सा हो गया और एक इधर वाला ये हिस्सा हो गया। तो ऐसा होना चाहिए कि इसमें एक ही ध्रुव एस होना चाहिए और इसमें एक ही ध्रुव नॉर्थ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। बल्कि अगर हमने तोड़ दिया ना, जैसे ही हम तोड़ेंगे तो इसमें फिर से एक नॉर्थ और एक साउथ ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। इसको भी साउथ निकला, फिर अगर जैसे ही टूट गया है तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब चुंबक को तोड़ने पर हर टुकड़े में 2 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। समझ गए हैं। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है कि लटकाने पर, मतलब किसी भी चुंबक को हम क्या करते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक, मान लेते हैं एक चुंबक है, इसको धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक हम लटका देते हैं। तो जब किसी भी चुंबक को लटकाने पर, मतलब लटकाने पर चुंबक उत्तर ध्रुव, मतलब चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है वो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे में बांधकर लटका देते हैं तो चुंबक जो होगा ना, जो चुंबक होगा वो सदैव उत्तर की दिशा में हो जाएगा। इससे हम बड़े बड़े जंगलों में जब हम जाते हैं, जंगलों में, तो दिशा हमें पता करना होता है कि किस ओर जाना है, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो हम क्या करते हैं, एक चुंबक भी लिया गया होता है, उस चुंबक को धागे में बांधकर इस प्रकार लटका देते हैं। जैसे ही लटकाएंगे तो इस तरीके से चुंबक पहले तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से नाचेगा, घूमेगा। वो क्यों घूमता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक है ना, बल युग्म आघूर्ण के कारण। और जब पूरी तरीके से घूम जाएगा तो एक समय आएगा वो शांत हो जाएगा। और जैसे इस तरीके से रुका तो चुंबक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर हो जाता है, उत्तर दक्षिण की ओर। तो इससे पता चल जाता है। समझ के होंगे ना। चलिए आगे आते हैं। तो ये था हमारा चुंबक का गुण, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो हमें पूछे गए हैं। अगला आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं ये हमें परिभाषा देना है। तो चलिए हम दे देते हैं। तो सबसे पहले एक हम चुंबक ले लेते हैं। ये एक हमारे पास चुंबक है जिसके एक ध्रुव है नॉर्थ, एक ध्रुव है साउथ, ठीक है ना। इन दोनों ध्रुवों के जो मतलब इन दोनों ध्रुवों की जो बीच की दूरी है वो 2L है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है ये जो हमारा 2 ध्रुव है
इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है, तो इसको टोटल को हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम होता है जो नाम है टोटल चुंबकीय द्विध्रुव। इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसको हम टोटल, जब ऐसे चुंबक हो, एक क्षण चुंबक हो जिसका ध्रुव नॉर्थ और साउथ हो, इनके बीच की दूरी 2l हो, अल्प दूरी हो, तो उसको हम टोटल को, ये जो बना निकाय है ना, उसको चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव, देखिए इसमें एक चीज आपको बस याद रखना है कि दोनों ये जो ध्रुव है ना, ये परिमाण में समान होंगे, वजन में इक्वल होंगे, परंतु विपरीत होंगे जी। एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, ऐसा नहीं होगा कि साउथ नॉर्थ दोनों में n ध्रुव हो, ऐसा नहीं होगा। एक नॉर्थ एक साउथ होगा। तो ये बात समझ गए ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। तो हम कह रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव प्राबल्य को m से दर्शाते हैं, ठीक है ना, स्मॉल m से। तो हम यही कह रहे हैं ध्रुव प्राबल्य का मतलब इन दोनों ध्रुवों में से कोई भी एक ध्रुव, ठीक है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, गुणनफल को ही हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही इसका फॉर्मूला है जी। हमने क्या बताया, ध्यान से समझेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो वही बात हमने लिखा है कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब यानी इसका मतलब क्या है कि यानी दो समान और विपरीत ध्रुव वाले चुंबक। हमने कहा ना कि ये दोनों ध्रुव समान होंगे, परिमाण में समान होंगे, परंतु विपरीत ध्रुव होंगे। विपरीत मतलब एक नॉर्थ है तो एक साउथ होगा, तो इसी को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य मतलब यही m। तो चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुव प्राबल्य और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इसको अगर हम आगे चलकर लिखना चाहें तो m कैपिटल M इक्वल टू 2mL भी इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें याद रखेंगे। एक चीज और आप लिख लीजिए यहां पे, मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, चुंबकीय बल रेखाएं को परिभाषित कीजिए तथा गुण लिखिए। अब अगला हम जानेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है ना, इसको हम जानेंगे। अब चुंबकीय बल रेखाओं के थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे समझाना चाहेंगे। देखिए थोड़ा पहले समझ जाइए, उसके बाद हम बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि एक बार पढ़ के सुना दे। चलिए सुना देते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए, वह जिस पथ पर गति करता है उसे ही हम चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। मतलब ये आपने सुन लिया। चलिए याद नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूं याद नहीं होगा, ऐसे हम याद कराएंगे, ठीक है ना। चलिए ये समझिएगा, ये एक चुंबक है। ये क्या है दोस्त, ये एक चुंबक है जिसका ये नॉर्थ ध्रुव है, ये हमारा साउथ ध्रुव है, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये चुंबक है। अब ये चुंबक है तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, है ना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक क्या लेते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हम एकांक उत्तरी ध्रुव को लाते हैं। क्या है ये, एकांक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। अब जब हम एकांक उत्तरी ध्रुव को लाएंगे तो आप सोचिए ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो जब समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा ना। तो इसका मतलब ये वाला ध्रुव इस वाले ध्रुव को अपन
प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा। हटाएगा कि नहीं? बिल्कुल हटाएगा। परंतु आप सोचिए, ये तो हमारा N ध्रुव है, N ध्रुव, और ये हमारा S ध्रुव है, मतलब विपरीत ध्रुव है। तो विपरीत ध्रुव हमने गुण में पढ़ा है, विपरीत ध्रुव क्या होते हैं? आकर्षित करती हैं। तो ये S वाला इस वाले को आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करने का मतलब इस तरीके से जब करेगा ना, इस तरीके से, ये N ध्रुव है, ये इस प्रकार गति करेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ इस प्रकार गति करेगा। तो इसी को यहाँ पे यही समझिएगा कि ये एकांक उत्तरी ध्रुव है। ये कौन सा है जी? एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो ये एकांक उत्तरी ध्रुव गति कर रहा है, गति कर रहा है ना। तो यही बात हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से फिगर बनाकर हम लिख देते हैं, और ऐसे ही आपको भी बनाना है। ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है। और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि होता ये है दोस्त कि यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा आपको फिगर बनाना है, इसलिए मैं फिगर पहले बना दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना? इस प्रकार और भी आप यहाँ से और भी रेखाएं इस तरीके से दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। इस तरीके से और भी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से दिखा सकते हैं कि निकल रही हैं। ठीक है ना? चलिए इस प्रकार आप दिखा दीजिएगा। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एकांक, सॉरी, यहाँ पे क्या लिख देंगे? एकांक उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे क्या है? एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब N का जो मान है वो 1 है, इसी को कहते हैं एकांक उत्तरी ध्रुव। तो जब यहाँ पे समझिएगा, ये N वाला इसको दूर हटा रहा है, S वाला आकर्षित कर रहा है, तो एक वक्र की तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा? हमने कहा ना इस तरीके से, इस तरीके से। तो जो एकांक उत्तरी ध्रुव है वो इस पथ पर, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इस रास्ते पर लगातार गति करता रहता है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि ये जो बल रेखाएं, ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, यही रेखाएं, ये रेखाएं वास्तव में रेखाएं थोड़ी ना है, ये पथ है जी। पथ मतलब होता है रास्ता, और इसी रास्ते को नाम दिया गया है चुंबकीय बल रेखाएं। तो हम यही कह रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखा, जो ये चुंबकीय बल रेखाएं, वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। ये कल्पना की गई, देखिए एक काल्पनिक वक्र रेखाएं कहा जा रहा है। काल्पनिक मतलब ये कल्पना हमने किया हुआ कि इस प्रकार गति करता है, वास्तव में दिखाई नहीं देता, वास्तव में ऐसा नहीं होता, कल्पना किया गया है। तो ये भी बात आपको बोलना है कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक, देखिए वक्र की तरह बना हुआ है कि नहीं, एक वक्र की तरह काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है? गति करता है। यह आप परिभाषा, या तो आप ये बोल दीजिए चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए, जिन पर एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए, तो वह जिस पथ पर गति करता है, तो वो उसी पथ पर ये क्या करने लगेगा? एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है। तो वही क्या कहलाता है? वही चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है। तो या तो आप इस तरीके से थोड़ा बड़ा बोल दें, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है? गति करता है। उसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। आशा करता हूं चुंबकीय बल रेखाएं समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद आता है इसका गुण। अब इसके गुण में सबसे पहला आपको याद रखना है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। मतलब जो क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से, मतलब इधर से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है ना? दूसरा याद रखेंगे, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है ना? मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। जहां बल रेखाएं अधिक होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। मतलब ये कहा जा रहा है जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होंगी, देखिए यहाँ पे विद्युत बल, चुंबकीय बल रेखाएं अधिक है कि नहीं संख्या में, तो जहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। यही बात कहा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा। अगला हमारा कह रहा है चुंबक के बाहर ये बंद नहीं होती हैं।
मतलब चुंबक के बाहर तो ये खुली होती है, मतलब चुंबक के अंदर क्या होती है, बंद परिपथ बनाती हैं। मतलब एक चीज याद रखेंगे कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, ये आप याद रखेंगे। और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जस्ट अ सेकेंड दोस्त। ठीक है, कल थोड़ी सी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसके वजह से वीडियो में वॉइस बहुत ही स्लो आ रहा था, तो आपने देखा भी होगा कल की वीडियो, तो आपको पता चल गया होगा। इसलिए मैं बार बार चेक कर ले रहा हूँ कि मिस्टेक दोबारा वैसा ना हो। ठीक है ना। और फिर तो आपको वीडियो मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे तरीके से वॉइस पहुँचनी चाहिए। ठीक है, पर देखा जाएगा। ठीक है, आप सभी दुआएं करें, प्रार्थना करें कि अच्छे से वीडियो जब हम बनाएं तो अच्छे से वीडियो बन जाए और वीडियो अपलोड हो जाए, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को याद रखेंगे B से दर्शाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = F/m होता है, ये आप याद रखेंगे। ये क्या होता है, B = F/m होता है, जहाँ m क्या है, m है हमारा एकांक उत्तरी ध्रुव। m क्या है, एकांक, मतलब यहाँ पे ये हम कहते हैं, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे m क्या है, उत्तरी ध्रुव है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, उत्तरी ध्रुव है। और यहाँ पे F क्या है, F है बल। और ये क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है जी, ये B क्या है, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, यहाँ पे जो M है ना दोस्त, M है, M ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, तो M के मान को अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 का मतलब है एकांक, 1 को हम इकाई भी कह सकते हैं या एकांक कह सकते हैं। तो एकांक हमने एकांक 1 ले लिया, और m क्या है, उत्तरी ध्रुव है, तो इसको कह सकते हैं एकांक उत्तरी ध्रुव। तो यदि m का मान 1 हो जाए तो इसे नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। तो उस समय पे जो हमारा F होगा, उस समय पे जो F होगा, जो बल होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक ध्रुव, ये क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है। यदि m का मान 1 हम ले लेते हैं तो उसमें वह बल जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो हम यही कह सकते हैं कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये F क्या है, बल, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यही बात हम कह रहे हैं। परंतु एकांक उत्तरी ध्रुव कहाँ पर होगा, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में ही तो होगा, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसी में होगा। तो यही बात लिखा गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए एकांक उत्तरी ध्रुव पर, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। परिभाषा बोल देंगे ना कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उसके बाद ये हमारा जो क्या है, आपको फॉर्मूला भी लिख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। चलिए इतनी बात आपको ज़रूर लिख लेनी है। चलिए अगला यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं पॉइंट्स में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। एक तो मात्रक, एक है राशि और एक है हमारा इसकी बीमा। तो बीमाएं भी क्या होती हैं, सबसे पहले मात्रक पे बात करें तो इसका मात्रक होते हैं एम्पियर प्रति मीटर।
एम्पियर प्रति मीटर, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है ना। तो ये एम्पियर प्रति मीटर ये याद रखेंगे। राशि का जहां तक बात करें राशि का जहां तक बात करें ये एक सदिश राशि होता है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, m1L1T-2a-1। तो ये आप बीमीय सूत्र भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा आता है पांचवा जो क्वेश्चन, और यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहले ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे 2 नंबर में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सभी जो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन कराए हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा वो हम बताएंगे, अब परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन भी तो हमें 2-3 नंबर भी तो इंपॉर्टेंट है ना। द्विघात कोण से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है ना, द्विघात कोण। तो यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे एक फिगर आपको समझना है। पहले ये एक हम भूगोल बना देते हैं, एक पृथ्वी के जैसे टाइप से हम बना दे रहे हैं। ये हमारे पृथ्वी है, अब पृथ्वी का ये हमारा क्या है, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी का ये हमारा भौगोलिक अक्ष है। ये हमारा क्या है जी, ये हमारा भौगोलिक अक्ष है, ठीक है ना। ये हमारा भौगोलिक अक्ष है। और एक हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, एक भौगोलिक अक्ष है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये एक यहाँ पे क्या होता है, जो भौगोलिक अक्ष है, तो ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी है उसके केंद्र में चुंबक है। तो यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं ये हमारे पास चुंबक है। तो ये एक यहाँ पर भी एक अक्ष होगा जिसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे एक अक्ष, ये चुंबक का जो अक्ष होगा इसे हम कहते हैं जो चुंबकीय याम्योत्तर। देखिए एक ये भौगोलिक अक्ष हो गया, ये चुंबक का अक्ष हो गया, ठीक है ना। और चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा नॉर्थ ध्रुव है और ये हमारा साउथ ध्रुव है, ठीक है ना। तो ये हमारे सबसे पहले चुंबक के हमने ध्रुव को यहाँ पे बना दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, ये हमारा भौगोलिक याम्योत्तर है। और ये हमारा उत्तरी, ये हमारा उत्तरी NG से हम इसको दर्शा दे रहे हैं, इसको SG से, ठीक है ना। ये हमारा उत्तर भौगोलिक अक्ष है, उत्तर भौगोलिक अक्ष, ये हमारा दक्षिण भौगोलिक अक्ष हम ये कह सकते हैं। और ये हमारा चुंबकीय याम्योत्तर है, मतलब चुंबक का अक्ष है। अगर हम इसको नाम से कहें ना, तो ये बात याद रखेंगे, ये हमारा इसको नाम से अगर हम कहें तो ये वाले जो अक्ष है इसको हम कहेंगे भौगोलिक भौगोलिक याम्योत्तर। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा भौगोलिक याम्योत्तर है, ठीक है ना। ये हमारा चुंबकीय याम्योत्तर, आप समझ रहे हैं ना। ये वाली रेखा है भौगोलिक याम्योत्तर, ये वाली रेखा है, इसे चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। अब भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच एक कोण बनता है जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते रहे हैं, ठीक है ना। तो द्विघात का कोण किसे कहते हैं समझे, आपको हम यही कह रहे हैं कि जब भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने जो कोण को ना, बीच बने कोण को ही हम द्विघात कोण कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को ही हम द्विघात कोण कहते हैं। तो बताइए आपको द्विघात का कोण समझ में आ गया या नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक चीज इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, इस कोण को डी से या अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना दोस्त। ये आप याद रखेंगे नोट में कि इस कोण को थीटा से नहीं बल्कि डी से या अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा आता है नमन कोण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे नमन कोण हमने लिख दिया है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, नमन कोण कहें या नति कोण कहें,
नति कोण, दोनों बात एक ही है, ये नाम पे कंफ्यूजन नहीं होंगे, नमन कोण या नति कोण दोनों बात एक ही है। तो क्या होता है नमन कोण या नति कोण, तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए पृथ्वी के 3 अक्ष होते हैं, समझिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। एक बार मैं पढ़ के सुना दूं, तो पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता के परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाती हैं उस कोण को ही नति या नमन कोण कहते हैं। तो पृथ्वी के 3 हम कह सकते हैं अक्ष या 3 हम कह सकते हैं तीव्रता होती हैं, एक ये तीव्रता, एक ये तीव्रता, ठीक है ना। देखिए इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को, ये जो अक्ष है और एक ये हमारी तीव्रता है, एक तीव्रता एक ये तीव्रता, इस तीव्रता को हम h से दर्शाते हैं, इस तीव्रता को हम h से दर्शाते हैं और इस तीव्रता को हम किससे, हम v से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये हमारा पृथ्वी का ये क्षैतिज तीव्रता है, ये ऊर्ध्वाधर तीव्रता है। थोड़ा मैं नाम लिख दूं क्या, चलिए मैं थोड़ा यहाँ पे नाम भी लिखना सही रहेगा, क्षैतिज, ये पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता है, ये है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता, अब इन दोनों का एक परिणामी तीव्रता भी होता है, इन दोनों का ये परिणामी तीव्रता है, ये क्या है, इन दोनों का ये परिणामी तीव्रता है। तो पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता, पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता को I से दर्शाते हैं। परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है ना, क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। बाबू समझिएगा ध्यान से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये क्या है, पृथ्वी का क्षैतिज तीव्रता है, ये पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर तीव्रता है, ये क्या है, परिणामी तीव्रता है। तो हम यही कह रहे हैं कि देखिए पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता और परिणामी तीव्रता के बीच ये जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, इसी कोण को हम नमन कोण कहते हैं। तो हम परिभाषा ये कह सकते हैं ना कि पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है उस कोण को नमन कोण कहते हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता, पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को नति या नमन कोण कहते हैं, उस कोण को ही नति कोण या नमन कोण कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, चुंबक का परमाणुक मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। देख सकते हैं थोड़ा ये बड़ा भी है, ठीक है ना। अभी हमने बहुत ही शॉर्ट करके इतना बताया है जिससे आप इतना लिख पाए, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको मिलेंगे फुल नंबर। अब आप कहेंगे सर कैसे याद होगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है मैं जानता हूँ कि जो बड़ा क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले ही डर जाते हैं, ये कैसे याद होगा सर इतना बड़ा सा। हम कह रहे हैं ना याद हो जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा याद दिला दूँ, चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, इतनी बात आप बेसिक जानते हैं, कोई भी पदार्थ है, देखिए पहले बाबू बात को समझिएगा, कोई भी पदार्थ है तो जो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों से, मतलब जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जिन कणों को हम क्या कहते हैं, जिन कणों को अणु कहते हैं, जिन कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब यही कह रहे हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं।
और जो अणु होते हैं, ये बात हम जानते हैं कि अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आप समझे या नहीं? मतलब पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन कणों को हम अणु कहते हैं। अणु होते हैं वो और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। बात आप पहले से जानते हैं। अब इसके बाद कहा गया कि जो परमाणु के एक फिगर बना दे रहे हैं, ये परमाणु है। सपोज डेट यहाँ पे एक परमाणु का हम फिगर बना देते हैं कि ये हमारे पास एक परमाणु है। तो हम इतनी बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि परमाणु जो होता है, तो ये जो परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो इस नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करते हैं। इतनी बात आप जानते हैं। तो यही बात आपको सबसे पहले बात बोला गया है कि जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करती है ना, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करती हैं तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती हैं, और उसी को हम कहते हैं चुंबकत्व उत्पन्न करती हैं। तो देखिए हमें क्या बोलना है, चुंबक का परमाणुविक मॉडल में हमें यही बात बताया गया कि इस मॉडल मतलब चुंबक के परमाणुविक मॉडल के अनुसार पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तथा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति करने के दौरान ही क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। चुंबकत्व मतलब इस इलेक्ट्रॉन में चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, यही बात हमें बोलना है। तो यही बात हमने लिखा हुआ है कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। तथा अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और तथा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षाओं में गति करते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षाओं में गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अर्थात इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के गति करने से हमें क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जहां उत्पन्न हुआ, इसका मतलब चुंबक का गुण उत्पन्न हो गया, और चुंबक के गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं, ये भी बात पता है। तो बताइए, आप बोल नहीं देंगे जी? बोल तो देंगे ही, आसानी से हमने नीचे समझा दिया पूरा अच्छे से। फिगर कुछ नहीं बनाना है, केवल ये लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल करके हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्त। अब फिर भी ना समझ में आए तो बहुत दुख लगेगा दोस्त, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है ना, पूरा मतलब जितना हो सकता है उतना सिंपल करके हम बताने का प्रयास करते हैं।
चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा, देखिए हमारा भी सपना है कि हम और आपसे के लिए मेहनत करें और जल्द से जल्द ये चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर के कंप्लीट करें, उससे आगे और ग्रो करें। तो ये सपना है हमारा भी, हम आपके सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा सा हमारे सपनों के लिए मेहनत कर दें। अब मेहनत क्या करना है दोस्त, ओनली चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी पढ़ सके, आगे बढ़ सकें। किसी से ईर्ष्या या जलन का भाव नहीं रखना है, ठीक है, कि वो जान जाएगा मेरे दोस्त ऐसा हो जाएगा, पढ़ने में तेज हो जाए, ऐसा नहीं सोचा जाता। सबको आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, कर्म जो है ना वो अच्छा कीजिए, फल का चिंता ना करिए। तो मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपकी लाइफ है, बट मेरा काम है सिखाना दोस्त। टीचर का यही काम होता है कि एक अच्छे मार्ग पर चलाना, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलना ना चलना ये आपके ऊपर है। चलिए मैं एक और चीज़ बता दूं, देखिए टॉपर बैच के अंतर्गत हम चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास समय के अभाव है, तो उन समय के अभाव के दूर करने के लिए ही हमने अपना जो टॉपर जो नोट्स है उसको लॉन्च किया हुआ है, टॉपर नोट्स। अब जो टॉपर नोट्स हमने जो बनाया है, टॉपर जो नोट्स बनाया है, मैं आपको बता दूं पूरी आपकी फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, और 14 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। ओनली कितने में, ओनली हम 99 रुपए में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ओनली 99 रुपए में आप अपनी पूरी चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, सब आपको मिल जाएंगे। तो उस नोट्स से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। बैच से, वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं, नोट से भी स्टडी कीजिए, जिससे आपको और भी जो आपका 90% 95% का सपना है उसको मैं पूरा करा सकूं। अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी लेना चाहते हैं, तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अगर दोनों आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी लेना चाहते हैं तो 249 में तीनों मिल जाएंगे। 249 आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, मैं आपसे खुद पूछता हूँ, आप ऑफलाइन कोचिंग अगर जाते हैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट का 200 से 300 रुपये दे देते होंगे। हम आपको पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी हिंदी की नोट्स हम दे रहे हैं, जिसमें आपको ओनली हम 249 में दे रहे हैं। शायद ये 249 रुपये का नोट्स लेकर आप पढ़ाई करके आप शायद आराम से 85% जो आपका 90% का सपना है, 95% का सपना है, ये पूरा कर सकते हैं और अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है दोस्त। ये 250 रुपये इधर से उधर उठ जाएंगे, एक कपड़ा खरीदने चले जाएंगे, एक टी शर्ट तो आपके उठ जाएंगे, बट शायद ये 250 रुपये आपको जीवन बदल दे। तो मैं यही कहूँगा, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे स्पष्ट रूप से आपसे कहना है सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी का इंपॉर्टेंट वाली नोट्स चाहिए टॉपर बैच का, इतना करके मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा दोस्त। स्कैनर पर पेमेंट करके तुरंत बता देना है सर पेमेंट हो गया है, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ज़्यादा फालतू का इधर उधर का मैसेज नहीं करना है दोस्त, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, क्योंकि उतना समय टीम के पास होता नहीं है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है ना। तो समय का, आप अपना भी समय का कीमत समझिए, दूसरे का समय का भी कीमत समझिए। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आता है, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। तो इनका जो हमारा चुंबकशीलता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है और चुंबकीय प्रवृत्ति है, अब इन सभी का हमें परिभाषा देना है। तो चलिए एक एक करके हम परिभाषा देते हुए चलते हैं। चलिए, ये हमारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम परिभाषा पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। देखिए, चुंबकशीलता का एक सूत्र होता है, जो होता है हमारा चुंबकशीलता म्यू इक्वल टू बी बाई एच, ये हमारा होता है जी। देख लीजिए, ये म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है। जहां पे मैं बता दूं, बी क्या है, चुंबकीय प्रेरण है, और ये एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है।
ठीक है ना। और यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू है आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो आप समझ के होंगे, सिंपल सा परिभाषा है, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। बोल देंगे, वही बात लिखा गया है, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। दूसरा हमारा जो आता है क्वेश्चन, वो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, तो किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता, यहाँ पे किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसका मैं अगर फॉर्मूले से आपको समझा दूं तो देखिए, हमें चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं, तो चुंबकीय प्रवृत्ति को चाई एम से प्रदर्शित करते हैं और चाई एम इक्वल टू होता है आई बाई एच। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। जहाँ चाई एम क्या है, चाई एम है हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति, तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे आई क्या है, आई है चुंबकन तीव्रता, एच आप जानते हैं, एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आप समझ गए। तो आप बोल सकते हैं ना कि आप क्या बोल देंगे, किसी पदार्थ का चुंबकीय तीव्रता, मतलब किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। वही लिखा गया है, किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ के होंगे। अंतिम हमारा जो क्वेश्चन आता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, कोई भी पदार्थ है चुंबकीय पदार्थ, तो किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। अब इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं चाई एम इक्वल टू म्यू एम इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। देख लीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे ये म्यू एम क्या है, म्यू एम आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है ना, म्यू एम क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है। और ये क्या है, यहाँ पे म्यू है, ये चुंबक का मतलब कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ का चुंबकशीलता है, पदार्थ की चुंबकशीलता, ठीक है ना। ये म्यू क्या है, पदार्थ की चुंबकशीलता है, और ये म्यू नॉट क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु की चुंबकशीलता। वायु की चुंबकशीलता है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। वही लिखा गया, किसी पदार्थ, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल सा है, आप फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा, काम कंप्लीट होता है दोस्त। बहुत बार पूछे गए हैं, बार बार मैं नहीं कहूँगा, ठीक है ना, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, बार बार मैं नहीं कहूँगा, आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़ लेते हैं, चलिए अगला हमारा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें कुछ है नहीं, समझिएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है, परिभाषा ही से समझिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, मान लेते हैं ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और यहाँ पे एक प्रबल चुंबक है, ये क्या है, प्रबल, ये एक प्रबल हमारे पास चुंबक है। तो जब
प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब ये वाला चुंबक इसको दूर भगाएगा, ठीक है ना। तो यही तो बात है, सिंपल सा। दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है, तो वह पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे ये एक प्रबल चुंबक है, ये एक प्रबल चुंबक है, और यहाँ पे एक क्या है, एक पदार्थ है। तो हम ये कह रहे हैं कि वे पदार्थ, वह पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होती है, मतलब चिपकती हैं, उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जिसे लोहा हो गया। अगला आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ का मतलब वह पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब वे पदार्थ, अगर दुर्बल चुंबक, कोई दुर्बल यहाँ पे चुंबक है और ये कोई पदार्थ है, ठीक है ना, बात को समझिएगा। कोई दुर्बल यहाँ पे चुंबक है और ये कोई पदार्थ है जैसे कि लोहा, तो ये क्या होगा, इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, तो उसे दुर्बल चुंबक, लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो वह पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होती हैं, चिपकती हैं, उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अंतिम अपना 10th नंबर क्वेश्चन, और इसको हमें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मात्रक लिखिए। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बताइए, ये हमने बताया है कि नहीं बताया है, अभी हमने बताया था कुछ देर पहले ही। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगता है मुझे अभी बताया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = F/m, ये हमने बताया था ना, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हमने बताया है दोस्त, एक बार चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, कहाँ पर है, बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने बता दिया है। चलिए, तो ये हमारा काम कंप्लीट होता है। दोबारा वो 9th मतलब 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के जो हमने देख लिया। अब बच गए हैं इसका न्यूमेरिकल पे भी वीडियो आएगा, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। जल्द ही मैं आपको बताते रहा हूँ, जल्द ही आपका पूरी फिजिक्स का महामैराथन की क्लासेस होने वाली हैं, जो लगभग 7 से 8 घंटे, लगभग 7 घंटे की क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपकी पूरी फिजिक्स की तैयारी कराएंगे। और पहले हम बता ही देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे पूरी वीडियो में, उसके बाद हम तैयारी कराएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, टॉपर नोट्स अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं किए हैं तो नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए इंपॉर्टेंट वाले, ऐसे मैसेज कीजिएगा। वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हमने, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा का, सभी का लिंक है। आप जाकर वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके 4 चैप्टर और भी हैं, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।